साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मेरे इस चैनल को बहुत ज्यादा पसंद किया, सराहा और मेरी हौसला अफजाई की। आप सभी का हार्दिक शुक्रिया। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ शेखर जोशी की कहानी दाजू। पर्वतीय क्षेत्र में दाजू का अर्थ होता है भाई। ताज्जु एक अत्यंत मर्मांतक, हृदयस्पर्शी, कोमल संवेदनाओं से परिपूर्ण कहानी है जो मनुष्य के मिथ्या अहंकार, आत्म गौरव ग्रंथि अर्थात सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, आत्मघाती, निर्धनों और अनाथों को तुच्छ समझने, उन्हें लताड़ने, दुत्कारने और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जो परघाती विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनसे जो समाज भरा हुआ है, ऐसे तथाकथित पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय बौद्धिक वर्ग के दोहरे व्यक्तित्व को हमारे सामने उजागर करने वाली कहानी है। समाज के तथाकथित संभ्रांत लोग किस तरह एक दोहरी जिंदगी जीते हैं, किस तरह मुखौटे चढ़ाकर एक और अंत्यज वर्ग के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं और दूसरी ओर छद्म रूप से अंदर ही अंदर किस तरह उनसे दूरी बनाए रखते हैं, उनसे मन ही मन नफरत करते हैं, उनसे अपने को विशेष समझते हैं और उस वैशिष्ट्य को सहेजने समेटने की कश्मकश में उनका इस्तेमाल भी करते हैं और उनका अपमान भी करते हैं। यही तथ्य इस कहानी में उभारा गया है। इस कहानी के अंतर्गत, कथोपकथन शैली के अंतर्गत बहुत ही सुंदर ढंग से इस कहानी को रचा गया है जो हमारे दिल के अंदर बैठ जाता है और ये कहानी हमारे मन को अंदर ही अंदर भिगो देती है। कहानीकार ने वेटर मदन के चेहरे पर आते जाते सार्थक मौन चित्रों को, बिंबों को बड़ी ही कुशलता के साथ अपने शब्द चित्रों में रूपायित किया है। तो आइए इस कहानी को देखते हैं किस प्रकार से यह हमारी भावनाओं को छू जाती है। कहानी का नाम है दाजू। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाक आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती, पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, आंखों में चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। अधजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह मेज पर से प्लेटें उठा रहा था और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। वह कुछ बोला नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मेनू अर्थात मेन्यू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक मारते ही चाय हाजिर थी। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती हैं। निर्जन एकांत स्थान में निस्संग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जन रवमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन है। पर यह अकारण नहीं होता। इसी एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती हैं, बिछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, जो इस कहानी के पात्र हैं। अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है, कोई अपना नहीं है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। पर आज तो लगता है ये अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें
अनायास ही याद आने लगे हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे, होटल, चाय शाप। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों हैं, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह दूर है, वह तो दूर है साहब। अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। डोट या लगो, वैसा कुछ आता सा बोला। गांव का नाम लिया, डोट या लगो। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव अर्थात पास के गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुख से शब्द निकलना चाहकर भी ना निकल सकी। खोया खोया सा वह मानो अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियां, नदी, ईजा अर्थात माँ, बाबा, दीदी, भूली अर्थात छोटी बहन, दाजू अर्थात बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, भूली नहीं, दाजू। हाँ, दाजू। उसको जगदीश बाबू में अपना बड़ा भाई नजर आया। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई पड़ा। दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ भी ह्यूम अर्थात हिम पड़ेगा? दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज पड़ती और मदन उस आवाज की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज? पानी लाओ? लाया दाजू। दूसरी टेबल से मदन की आवाज सुनाई देती। मदन। दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर माँ अपने बेटे को चूमती है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक, कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता, और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू दाजू। मदन इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की बार बार आवृत्ति पर, बार बार बोलने पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे टिक न सकी। दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन ये दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो रात दिन? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ क्या समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। पर मदन बिना कुछ समझाए ही सब कुछ समझ गया था। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना कर वह घुटनों में सिर दे कोठरी में से शक्तियां भरकर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीय प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों से और दीदी की आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो।
परंतु भावुकता स्थायी नहीं होती। रो लेने पर, अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर जो मनुष्य जो भी निश्चय करता है, वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। मदन पूर्ववत काम करने लग गया। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुख पर वह मुस्कान नहीं थी और ना ही उसने क्या लाऊं दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 ऑमलेट। परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया शाह कहकर चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगा के पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारे लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया है, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय। बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। तो यह थी छोटी सी कहानी दाजू, जिसके लेखक थे शेखर जोशी। धन्यवाद।